हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सल्तनत कालीन सैन्य जो है व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग जो सैयद वंश है और लोधी वंश है, ये सब के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तुगलक वंश, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो प्लीज़ जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। और सीरियल वाइज मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, सैन्य व्यवस्था में जो है सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके जो है कार्य हैं वो क्या क्या किस हिसाब से दिया गया है, ये हम लोग ग्राफ आप देखते हैं आज। और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मुशर्रिफ ए मुमालित, ठीक है, ये जो है वो आय व्यय का हिसाब था। और मुस्तफ़ी ए मुमालित, ठीक है, ये जो है CAG, ये जो है मुशर्रिफ द्वारा बनाए गए लेखा की जांच करना और कारखानों का प्रमुख। ठीक है, ऐसे ऐसे उस टाइम के विभाग थे और उनके जो है कार्य थे वो बताया गया है। देखिए, अमीर ए मजलिस, इसे क्या कहा जाता था? जो शाही उत्सव और दावतों का प्रबंधन करते थे उसको क्या कहा जाता था? अमीर ए मजलिस। देखिए, अमीर हाजिब, वो क्या होते थे? देखिए, जैसे सुल्तान से मिलने वाले जो लोगों की जांच पड़ताल करना और दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना, जो ये सब काम करते थे उसे हम अमीर हाजिब कहते थे। ठीक है, और देखिए ये बारबक, ठीक है, उस टाइम के जो दरबार की शान व शौकत बनाए रखना उसको बारबक कहा जाता था। और देखिए, वकील ए दर, देखिए ये किसे कहा जाता था? जो शाही महल एवं सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करते थे उसको हम क्या कहते थे? वकील ए दर। ये सब मुस्लिम नाम है। ठीक है, तो देखिए, अमीर ए सादा, वो क्या होते थे? वो एक शहर या 100 गांव का प्रशासनिक अधिकारी होते थे। एक शहर कह लीजिए या फिर 100 गांव का एक जो है वो प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीर ए सादा। देखिए, रसालत ए मुमालित, ये कौन थे? तो विदेश विभाग का प्रधान होते थे। देखिए, दीवान ए ईसा, ये कौन थे? तो राज्य पत्राचार विभाग थे। ठीक है, वजीर जो होते थे, वजीर किसे कहता था कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख उसको वजीर कहा जाता था। खजीन जो है वो कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक है, हम लोग आप आम भाषा में देखें खजानी बोलते हैं ना, तो वो उसी को जो कोषाध्यक्ष होते थे उसको खजीन कहा जाता था। देखिए, नेक्स्ट है कि मज मुआदर, ठीक है, उधार दिए धन का हिसाब रखना, वो जो काम करते थे उसको हम लोग मज मुआदर कहते थे। सद्र उश सुदूर, इसे क्या कहा जाता था? दान विभाग और धर्म विभाग का प्रमुख। और वजीर ए मुमालित, ये कौन थे? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होते थे। जो गुप्त विभाग होते थे, जो हम किसी से कुछ युद्ध करना है, कुछ भी करना, जो गुप्त रखना है, उसका जो प्रमुख को हम लोग क्या कहते थे? वजीर ए मुमालित। ठीक है, आजीर ए मुमालित, ये कौन थे? वो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का प्रमुख होते थे। जो सैन्य विभाग होते हैं, ठीक है, जो सैनिक होते हैं वो उसके जो है अध्यक्ष प्रमुख को कहा जाता था आजीर ए मुमालित। देखिए, काजी उल कजात कौन होते? तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो कहा जाता था उसको काजी उल कजात कहा जाता था। अमीर एक आखुर, ये कौन थे? तो अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, अश्वशाला को जो प्रधान होते थे उनको हम अमीर एक आखुर कहते थे। सर ए जानदार, ये कौन थे? तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होते थे। ये सर ए शानदार, ठीक है, जानदार, सॉरी। तो ये देखिए, ये ग्राफ आप लोग का पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नहीं किसको क्या कहा जाता था। ये जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना एग्ज़ाम में तो अभी तक नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्री परिषद को जल लीशे,
ठीक है, बलवत कहा जाता था। इसकी बैठक मजलिसे खास में हुआ करती थी। मजलिसे खास जो क्या है, वो दरबारी खान, अमीर आदि भाग लेते थे और बार ए आज़म, विद्वान, उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। और इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता के प्रमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था और खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता और इनके गवर्नरों शासकों का इक्तेदार कहा गया। ठीक है, और वित्तीय मामलों में मुक्ता की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। आप देखिए, ये सेना और सैनिकों के जो है प्रकार है वो देख लीजिए। खास खेल क्या है कि सुल्तान द्वारा नियुक्त अस्थाई केंद्रीय सैनिक होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि प्रांतीय सेना कौन थी। तो फर्स्ट में देखिए कि वजही अस्थाई होती थी प्रांतीय सेना, और एक गैर वजही जो अस्थाई कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट में है देखिए मुस्लिम स्वयंसेवक जो होते थे वो क्या होते, खुश्म में हिस्सा मिलता था। पैदल सेना देखिए पायक जो पैदल सेना होते थे, और सवार बरगुस्तवानी जो हैं वो शस्त्रधारी घुड़सवार होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदगान गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए। तले या फिर यक्की एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। देखिए, गोला फेंकने की जो मशीन है मंगली जो है मंजनिक कहा जाता था। और फलाखून गुलेल जो खर्च शिला प्रक्षेपास्त्र शास्त्र थे। ठीक है, न्यायालयों का स्तर जो है वली न्यायालय, फिर उसके बाद काजी ए सूबा का न्यायालय, फिर उसके बाद दीवान ए सूबा का न्यायालय, फिर सद्र ए सूबा का न्यायालय। देखिए, सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था क्या थी। सल्तनत कालीन वित्तीय व्यवस्था सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। मदद ए मास दान की गई भूमि को कहते थे। यह भूमि कर मुक्ति थी। राज्य और प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक होता है। ठीक है, राज्य और प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक होता है। विराज केवल गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर 2.5% तथा हिंदुओं के लिए 5% की घोड़ों के व्यापार पर 5% थे। देखिए, मुसलमानों का जो व्यापार पर कर लिया जाता था तो वो 2.5% था, और हिंदुओं का सीधे 5%, और घोड़ों के व्यापार पर भी 5% कर था। ठीक है, और मसाहत जो भूमि की पैमाइश प्रथा की शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, इमाम या एक वक्फ में प्राप्त भूमि पर प्राप्तकर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। और सल्तनत काल में दास नामक सिक्का प्रचलन में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। सल्तनत कालीन प्रमुख नगर जो है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, बंगाल सरसूती चावल के लिए प्रसिद्ध, और अनहिलवाड़ और व्यापारियों का तीर्थ स्थल सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध, आगरा नील उत्पादन, बनारस में सोना और चांदी व जरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आज भी बनारस में जो है वो जरी वाली बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। सल्तनत कालीन कला एवं संगीत, उस टाइम के जो सल्तनत कालीन जो है कला और संगीत क्या थे। तो देखिए, हरमन गोइटस ने
1947 ईस्वी में सर्वप्रथम दी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर का बनाया हुआ है। शारगी और रबाब तुर्की वाद्य यंत्र है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान की तुर्मती खातून को भी बुलाया था और ख्याल नायन का आविष्कार शर्की सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने किया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण ही इसे नाटक की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है। कव्वाली नायक का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। देखिए, कव्वाली नायक का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। उन्होंने सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। सितार ईरानी, तंबूरा और प्लस भारतीय वीणा। ठीक है। अलाउद्दीन के समकालीन संगीतकारों में बैजू बावरा और गोपाल नायक तथा मोहम्मद शाह प्रमुख थे। ठीक है। अमीर खुसरो ने हस्त कविता लिखी और गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। वहीं पे जो गयासुद्दीन तुगलक था वो संगीत का विरोधी था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ध्रुपद एक उत्साहवर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा जो है मानसिंह के दरबार में संगीतकारों के लिए था। और राजा मानसिंह ने कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। और भक्सु मानसिंह का दरबारी संगीतकार था। देखिए, संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की और लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचना जो है वो संगीत सूर्योदय है। यह कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। और नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था। तानसेन सत्तारी शाखा के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। ठीक है। ये इसके जो है आप लोग देखें कि ये जो सल्तनत कालीन आप लोग देखिए, ये सल्तनत कालीन जो है सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था थी। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती आप लोगों के लिए, इसलिए मुझे सब कुछ मैं आप लोगों को रीड करवा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये जो है वो विजयनगर साम्राज्य है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट रहेगा तो ठीक रहेगा। ये टॉपिक विजयनगर साम्राज्य हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है। और स्टडी करते रहिए। और प्लीज़ देखिए, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लेके आती हूँ। आप जो लोग भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक आपको रीड करवा रही हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को रहेगा तो आप लोगों का एक एक टॉपिक क्लियर होते रहेगा। तो इसलिए मैं ऐसा करें, और जो भी क्वेश्चन लाती हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वो कंबाइन करके लाती हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी करिए। आप लोग टॉपिक पढ़िए और फिर उसके बाद MCQ क्वेश्चन करिए। ठीक है। और जितने भी MCQ क्वेश्चन वो भी रहते हैं, और ये भी है, सारे ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो भी होते हैं गवर्नमेंट वाले, सारे के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे जो भी हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद फ्रेंड।